So yeah, it's video number 7 of chapter number 1. So up till now we have completed as many as 1.8 topics, means 8 topics overall. हालांकि हमने जो 8वां टॉपिक देखा था वो पूरा नहीं देखा थी, उसमें एक सब टॉपिक बाकी है जो काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे कंटेंट्स में मेंशन कर ही लिया मैंने क्या क्या कवर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो लेक्चर में। तो आप बेहतर रिजल्ट्स के लिए आप क्या करें, क्योंकि मैं हर 2 या मैक्सिमम 3 दिन में एक वीडियो तो अपलोड कर ही देता हूँ। वीकली मेरा टारगेट है, मैं आई एम फोकसिंग ऑफ पब्लिशिंग 3 वीडियोस पर वीक, राइट। अगर आप वो 3 वीडियोस वीकली मैनेज कर लेते हो बहुत अच्छे से, देन आई एम डैम श्योर you will definitely be very clear about that particular thing that you have learned in that chapter, right। वो चीज़ें आपकी बहुत क्लियर हो जाएगी। और अभी अभी क्या माहौल है, अभी आपको आशा नहीं रखनी है अभी कि मतलब कल या परसों या फिर 10 दिन में स्कूल्स खुल जाएंगे और ऑफलाइन सब स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स सेकेंडरी बात है, उसकी राह मत देखना। डोंट वेस्ट योर टाइम इन जस्ट थिंकिंग दैट वी विल बी लर्निंग when it will be all good again, right। बेहतर है आप इसी तरीके से शुरू कर दे, एटलीस्ट शुरू कर दे तो क्या एक आध चैप्टर हम ऐसे कवर कर सकते हैं। अच्छा, तो पिछले वीडियो में मतलब वीडियो नंबर 6 के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें क्लियर करी थी। फिर से एक बार थोड़ी मतलब 1-2 मिनट उसके बारे में बोल देता हूँ, क्योंकि आज का लेक्चर भी उसके एक सब टॉपिक के ऊपर ही है और तो और उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे सम्स भी देखने हैं हमको आज। तो वो तभी आएंगे आपको जब आपने वो वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। तो बेहतर है आप वो 6वां वीडियो मतलब 6th वीडियो देख ले अगर आपने नहीं देखा हो। मैं सिर्फ 1 मिनट में उसको साइड में रिवाइज कर लेता हूँ मैं, राइट। डिटेलिंग के लिए आपको वो ही देखना बेहतर है। लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में होगी या तो फिर आप चैनल में डायरेक्टली देख सकते हो। अच्छा, तो मैंने लिखा भी वैसे ही है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या क्या मालूम होना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी फटाफट बोल देता हूँ। मतलब उसका सिंबल क्या है, जिसका सिंबल वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, उसका सिंबल ई है, उसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम है, उसकी मतलब उसके बारे में कई कई चीज़ें सीखी थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उस चार्ज को हम क्या बोलते थे, सोर्स चार्ज बोलते थे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। फिर क्या देखा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सब बातें कर करी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सी बातें कर करी थी, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, क्या वो मतलब कौन कौन से चीज़ों पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बट इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता वो, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। हालांकि और एक चीज़ सीखी थी हमने कि मतलब टेस्ट चार्ज की इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। मतलब टेस्ट चार्ज को कितना लेना चाहिए, बहुत कम, छोटू सा, 10⁻�0। याद आ गया होगा आपको शायद। और किसने कॉन्सेप्ट दिया था, फैराडे ने। वो सब मतलब प्राइमरी बात है। हाँ, ये पोर्शन क्यों लिया मैंने क्यों सोचा कि मैं बेसिक समझाऊँ, उसका कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनना, क्योंकि मैं यही प्रोसेस फॉलो करूँगा अगले टॉपिक में और तो और सम्स में भी यही फॉलो करूँगा टेक्निक, देख लीजिए। हाँ, तो मान लो अगर आपको मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हालांकि बोला था कि रट्टा मार लेना। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होएगी, मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें करो तो कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जानते हो आप लोग, जहाँ पे आर क्या है, वो पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रही है, राइट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सर अगर हमको वेक्टर लिखना हो तो क्या करें, अगर वेक्टर लिखना हो तो कोई परवाह नहीं है, आर कैरेट ऐड कर दीजिए। मतलब आपको क्या आना चाहिए, पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर प्लस चार्ज होएगा, ये भी याद होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाती है। सॉरी, इट्स लाइक दिस वे, रेडियली आउटवर्ड, उससे दूर। और नेगेटिव चार्ज के लिए अरे उससे भीतर आती है। ये सब आता है, आपको देख लिया होगा आपने अच्छे से। एक और चीज़, अच्छी चीज़ देखिए, मान लीजिए मैं अगर आपको थोड़ा और अच्छा समझाने की कोशिश करूँ वही बातें को, ड्यू टू
पॉइंट चार्ज ओनली, बट इन डिटेल, मतलब मैं वेक्टर फॉर्म पे फोकस कर रहा हूँ। मतलब मेरे को पूछे कि वेक्टर फॉर्म भी समझा दो, क्योंकि आप के क्यू अपन आर स्क्वायर के क्यू अपन आर स्क्वायर बोल रहे हो, तो बेहतर है आप इसका वेक्टर फॉर्म भी समझा दो। तो कोई नहीं, क्या भाई, मान लीजिए आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत, मतलब दोनों एक्सिस होती है अपने पास, वो तो श्योर है हम लोग। मान लीजिए कि आपका जो पॉइंट चार्ज है, मतलब जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है ना, वो मतलब जो जनरेट करता है सोर्स चार्ज, एज्यूम कि सोर्स चार्ज यहीं पे है, मान लो बड़ा वाला क्यू यहीं पे है। यहीं पे मतलब क्या, अरे ये तो ओरिजिन है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है मेरे को, कहाँ पे, इससे वेक्टर आर पोजीशन पे एक पॉइंट है जिसका नाम पी है। ये पी पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो मेरे को ढूंढना है। तो कोई बोल देगा सर क्या है, आसान तो है सर, क्या, के क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट। मैं बोलूँ एकदम सही, बेहतर, एकदम बढ़िया, परफेक्ट आंसर। लेकिन ये थोड़ी सी जल्दबाजी है। क्यों? ये तब सही है जब ये सोर्स चार्ज है ना, सोर्स चार्ज ओरिजिन पे हो। जब ये सोर्स चार्ज ओरिजिन पे हो तब आपको आसानी रहेगी, लेकिन जब सोर्स चार्ज यहाँ पे नहीं होगा तो आपको बहुत तकलीफ करेगा। कैसे, समझाता हूँ मैं। चलिए मान लीजिए आपने डायरेक्टली बोल दिया सर ई की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर वेक्टर ही लिखना हो तो मेरे को यहाँ आर कैरेट लिखना चाहिए। मैं बोलूँ एकदम बढ़िया भाई, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैरेट को कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर नहीं आता है तो वीडियो देख लो भाई शांति से। यूनिट वेक्टर की क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। अब तो आप 12th स्टैंडर्ड में हो, इसलिए अब ये आर का मतलब क्या है, ये आर का मतलब आर ही है। ये आर और ये आर स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, कि क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, व्हाट इज आर, आर क्या है। तो कोई लोग ऐसा बोलेंगे सर आर कुछ नहीं सर, इट्स पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अरे पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर तो है सर ये। मैं बोलूँ गलत, इसको आप ऐसे मत रटो, डोंट क्रैम इट लाइक दिस। ये आर ओरिजिनली कैसे लिखा है मैं आपको समझाता हूं। ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, इट इज एज यूजुअल, क्या, फोर्स याद है आपको, फोर्स में क्या करा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या, जहां पे ढूंढना है ना, क्या, फोर्स, जहां पे फोर्स ढूंढे थे मतलब वहीं पे एरो रखना। यहां पे भी वही लॉजिक, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है वहीं पे एरो का हेड होना चाहिए, जो है। अब वो जो वेक्टर है ना, वो जो वेक्टर, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तरीके से आप कंसिडर करो इसको। हालांकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, इट्स आर वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब कैसे देखना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब मैं कैसे इसको सीखूंगा, मतलब मैं कैसे इसको जताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है। वेक्टर आर मतलब क्या, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर अब इसके मतलब इससे हम क्या समझिए आप, ये एरो का हेड कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये फाइनल पोजीशन हुई। लॉजिकली क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखो फाइनल पोजीशन कौन है, पॉइंट पी। पॉइंट पी की पोजीशन क्या है, देखना प्राण ले लूंगा मैं आपके। पॉइंट पी की पोजीशन क्या है, मतलब अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढना बोले तो पॉइंट सॉरी फाइनल पोजीशन मतलब पी की पोजीशन, पी की पोजीशन तो आर ही है ना। चलिए मैं और एक बार लिखता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ओ। पी की पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर, माइनस ओ की क्या है, ओरिजिन, वो ओरिजिन है भाई, इसलिए वो आर है। आप ट्रूली स्पीकिंग उठ जाओगे
अगर ये यहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। अगर ये ओरिजिन पे नहीं है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल। मान लीजिए पहले पहले 1 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड के लिए पॉज कर लीजिए और ये कंटेंट लिख लीजिए आप। अच्छा, तो समझिए अब अगर आपको मैं ऐसा पूछ लूँ, अगर आपका ऐसा पूछ लूँ कि मान लीजिए भाई एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 0 0 ऑब्वियसली पॉइंट ओ है ये। अभी आपका सोर्स चार्ज है ना, वो यहाँ पे रखा है। सोर्स चार्ज कैपिटल Q इज केप्ट ओवर हियर। मान लीजिए एक पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं, मान लीजिए ये पॉइंट का नाम है ए मान लीजिए चलिए, और आपको ये बी पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है और इसका मान लीजिए वेक्टर है R1। हाँ चलिए ऐसा रखते हैं हम लोग, वेक्टर R1। कंफ्यूज मत होना, मैं क्लियर कर देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें क्या है। देख लीजिए अपने पास जो मैंने पहले सीन करा ना, उसमें टेस्ट चार्ज कहाँ पे, सॉरी सोर्स चार्ज कहाँ पे रखा था, ओरिजिन पे। अब मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, रेंडमली इन दी स्पेस रख रहा हूँ मैं। वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो सब बातें वही की वही है, राइट। अब क्या मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ढूंढनी है। मान लीजिए पॉइंट पी बोल देता हूँ, उसमें जो पी बोला था वही पॉइंट पी है। हाँ चलिए, तो क्या करें, कुछ नहीं रे, आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज क्या होती है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। बोलते जाना है, मतलब अगर आपको नींद में से भी जगा के पूछे आपको आना चाहिए के क्यू अपन आर स्क्वायर। व्हाट इज के क्यू अपन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छे से आना चाहिए। मान लीजिए मेरे को पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है ना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अच्छा, तो वो क्या होएगी रे, सिंपल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखना आप गलती कहाँ करोगे, मैं बोल देता हूँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सर इंटू आर कैरेट, इंटू आर कैरेट। अब मैं पूछूँ व्हाट इज आर कैरेट, प्राण निकल जाएंगे आपके। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आप बोलोगे वेक्टर आर अपॉन आर, सर नीचे हो जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। मतलब अगर आपका कहने का मतलब है कि वेक्टर आर मतलब ये, तो आप गलत है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा वेक्टर, मतलब ये अगर आप ध्यान से समझोगे, यहाँ पे जो आप आर बोलते थे ना, आर, व्हाट इज आर, आर क्या था, मतलब मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है ना, उसको हमने आर बोला था। तो क्यू और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो ये है भाई लोग, तो पहले ही आप गलत हो। अपने को ये यूज करना है, अपने को ये यूज करना है, और आप ये बोल रहे हो मतलब ये गलत है। तो सर कैसे शॉर्ट आउट करें, देख लीजिए क्या सिखाया। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है वहाँ पे एरो लगा दो, पी पे ढूंढनी है ना तो एरो वहीं पे जाना चाहिए। ओके, अब सर क्या करें, थोड़ा और बेहतर बोलने की कोशिश करो। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ढूंढी है, पी पे। किसकी वजह से, ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से, ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से ना। मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, मतलब ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मान लीजिए ई पी, हाँ ई पी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, हाँ ये थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, ड्यू टू चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, ई एफ एट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। तो वही देखना है भाई, जैसा फोर्स में करते थे ना वैसा ही करो। आर पी क्यू, मतलब यहाँ पे पी क्यू है तो ये भी पी क्यू ही होना चाहिए, 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 ये भी पी क्यू ही होना चाहिए।
सारी जगह पे पी क्यू ही होना चाहिए रे। बाउंसर की क्लियर है। सोच लेना मैंने क्या लिखा। कूलम्स लॉ याद है ना, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, वही चीजें जरा दोहरा रहा हूं मैं। सिंप्लीफाई कर दीजिए के क्यू अपॉन आर पी क्यू, मतलब आर पी क्यू बीच में डिस्टेंस उसका क्यूब इनटू ये कैसे ढूंढते थे, आई एम डैम श्योर यू आर वेरी क्लियर, आर पी माइनस आर क्यू। गलती नहीं होनी चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे को कोई पूछे कि कैसे रट्टा मारनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला, मैं बोलूँगा ऐसे रट्टा मारो, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, मत बोलो ऐसे बोलो के क्यू अपॉन आर पी क्यू का होल क्यूब। आर पी मतलब क्या, जहां पे ढूंढनी है, जहां पे ढूंढनी थी उसका वेक्टर क्या था, वेक्टर आर, मतलब मैं वैल्यू रख सकता हूँ, देखो के क्यू अपॉन आर पी क्यू का क्यूब इंटू आर पी का वेक्टर क्या है, मतलब पोजीशन पॉइंट पी का वेक्टर क्या है आर, माइनस क्यू का वेक्टर क्या है आर वन। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में तो इतनी हद तक लिखा है। आपको मैंने क्या सिखाया था, ये आर पी क्यू कैसे ढूंढते थे, यहाँ पे जो आता है ना, ये वेक्टर जो आता है उसी का मॉड्यूलस, तो ये वेक्टर तो ये है, तो उसी का मॉड्यूलस ले लीजिए। देखे ऐसे लिखा है उसमें बुक में तो अच्छे तरीके से, इसका ये जो वैल्यू है ना उसका मॉड्यूलस, वेक्टर आर माइनस आर वन, उसका मॉड्यूलस और उसका क्यूब। अरे गलती नहीं करोगे ना, देख लीजिए आप कि क्यूब वेक्टर क्यूब ऐसे याद रखना है आपको। एक और बार मैं एक और एग्जांपल लूंगा, टेंशन मत लियो आप, अरे ये नोट कर लीजिए, सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे सम्स करेंगे ना उसमें आपको बेहतर ख्याल आ जाएगा, डोंट वरी, मालूम पड़ जाएगा आपको। अच्छा, तो मैं अब क्या करता हूँ उसको समराइज कर देता हूँ, आपको क्या याद रखना है, राइट। ये तो सारे क्या था हमारा हमारे मतलब हम बोलते हैं नॉर्मली कि हमारा धर्म है आपको अच्छे से उसको डिपिक्ट करना, रिप्रेजेंट करना। अब यूटिलाइज करते वक्त आपको क्या याद रखना है, अगर मतलब मैं आपको बोलूँ, क्योंकि आपने अगर पहले अच्छे मतलब आगे के वीडियो देखे होंगे तो आपको निश्चित रूप से मालूम होगा कि अगर मैं आपको ऐसा पूछ लूँ व्हाट इज F12, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, याद होगा आपको, पावरफुली होगा वो भी मैं जानता हूँ। फॉर्मूला क्या बना हो गया, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू का क्यूब सर इंटू आर वन टू जो ढूंढना आता है वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू, डन ना, ये आता है, मैं जानता हूँ आपको अच्छे से आता है। ऐसे ही जब भी मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ तब आपको क्या करना है, ऐसे नहीं लिखना है, उसमें वन टू नहीं लिखना है, उसमें डायरेक्ट बातें होती है, कैसी समझो। मान लीजिए फटाफट से, हाँ मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, सोचने के लिए समय भी दूंगा। मान लीजिए आपके पास पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है Q1 जो कहाँ पे रखा है, R1 पे रखा है। मान लीजिए मैं आपको पूछूं कि भाई एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, डायरेक्ट बोलना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन, कैसे याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वन मतलब Q1, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या सर, देखिए कैसे, K इंटू चार्ज, चार्ज क्या है Q1 अपॉन किसी चीज का क्यूब है, कौन सी चीज सर, यहां पे जो लिखेंगे उसी का। तो देखिए पहले यहां पे लिखना बेहतर रहेगा, यहां पे क्या लिखना चाहिए, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है वहां पे एरो बना लीजिए, लीजिए P पे ढूंढनी तो एरो मैंने वहां पे बना दिया। अब ये एरो को मैं कैसे लिखूंगा वो भी आपको आता है, कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल मतलब क्या, जहां पे ढूंढनी है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है R, माइनस चार्ज का पोजीशन वेक्टर मतलब जिसकी वजह से ढूंढनी है, जहां से, माइनस जिसकी वजह से, जहां से मतलब R किसकी वजह से, Q1 का कितना है R1, और उसी का मैग्नीट्यूड लेना है R माइनस R1। अरे क्लियर होगा, आई नो इट। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कोशिश करो। देखिए अगर मैं आपको ऐसा पूछ लूँ कि मान लीजिए
एक चार्ज है जिसका नाम Q2 है, जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है, तो कोई ऐसा पॉइंट जो पॉइंट O हो, पॉइंट O, और ये पॉइंट O का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1। देखिए R1 उसका पोजीशन वेक्टर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 इट्स E2। स्क्रीन पॉज करिए 1 सेकंड के लिए। अब देखिए, आपने अगर ऐसा सोचा तो आप सही है। जब भी मैं बोलूँगा ना, मतलब कि स्क्रीन पॉज करिए, तो आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या होएगा। अगर आपका आंसर मैच होता है देन यू आर वेरी ओके, मतलब यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। If the answer is somewhat wrong due to some reason, go back to basic. Basic फिर से सुनिए आप, राइट, रिवाइंड करिए। अच्छे, चलो E2 क्या होगा? अरे ज्वाइन कर दीजिए सर, लीजिए ज्वाइन कर दिया, एरो रख दीजिए जहाँ पे ढूंढना है, रख दिया। तो इसको कैसे ढूंढेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब क्या बोलेंगे इसको? पहले तो KQ2 अपॉन समथिंग का क्यूब, किसका? जो बाजू में आएगा। बाजू में क्या आएगा? जहां पे ढूंढनी है, कहां पे ढूंढनी है? O पे, मतलब O का क्या है? R1 माइनस चार्ज का R2, उसी का क्यूब नीचे आएगा। रे श्योर? मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आपको ये बातें नहीं आएगी ना, तो आपको लेक्चर में आगे नहीं मालूम पड़ेगा, जो मैं डायरेक्ट बातें करूंगा, राइट। आगे डायरेक्ट सिखाने के लिए मैंने आपका ये कम से कम 20 मिनट ले लिया आपकी, राइट। स्क्रीन पॉज करिए, फिर से नोट कर लीजिए, और ऐसे रट्टा मारना है आपको। यहाँ पे 1 to 1 2 नहीं चलता, यहाँ पर सीधी बात होती है। किसकी वजह से? E2 मतलब चार्ज Q2 की वजह से, E1 मतलब चार्ज Q1 की वजह से। फटाफट स्क्रीन क्रॉस करके फटाफट से कंटेंट लिख लीजिए आप। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द ओरिजिनल टॉपिक, मतलब आज का मेन फंडा क्या था सिखाने के लिए। टॉपिक नंबर 1.8.1 यही सिखाना था, और उसके मतलब ये सिखाने के लिए वो मैंने 20 मिनट तो आपको सिर्फ बेसिक में डाल दिया कि बेसिक क्या ज़रूरी है। अच्छा, उसका टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक चार्ज नहीं, 2 चार्ज नहीं, बहुत सारे चार्ज, मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये टॉपिक है। जैसे आपको याद होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते थे ना हम लोग। बहुत सारी फोर्स, बहुत सारे चार्जेस हो, तो उसके बीच में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी, सॉरी फोर्सेस ढूंढना, तो सुपरपोजिशन से करते थे। वैसा डिट्टो सेम टू सेम इसमें करना है। देखिए, मान लीजिए फिगर में क्या होगा भाई, कुछ नहीं रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको अगर आगे का पोर्शन मालूम पड़ गया तो आपके लिए बहुत पपलू है बात है। देखिए, मान लीजिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपने पास, एक्स वाई, ओरिजिन सपोज मान लीजिए मैं 3 चार्जेस ले रहा हूं, एक Q1 ले रहा हूं, एक Q2 ले रहा हूं, और एक Q3 ले रहा हूं। और ये Q1 का पोजीशन वेक्टर मान लेता हूं R1 है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, Q2 का R2 है, और ऑब्वियसली Q3 का R3 है। और आपको पूछा क्या है? अब देखिए, आपको सीधे सीधे पूछ लिया है कि भाई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट है वेक्टर, सॉरी एक पॉइंट है P, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R है। अरे वाह रे, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो ढूंढ के दिखाओ। आसान। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? चार्ज की होती है। सर अगर बहुत सारे चार्जेस हो तो हर एक की होती है, ऐड कर लीजिए, सिंपल। लेकिन वेक्टर समेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी? हाँ। कितनी होगी? देख लीजिए क्या करना सिखाया। अगर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड P पे ढूंढनी है, एरो रख दीजिए भाई, वहां से यहाँ का एरो। मैं पूछ लूँ आपको, हाउ टू राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, तो वो तो आप बोलोगे वेक्टर E1 सर। वेक्टर E1 क्या होगा? कि Q1 अपॉन समथिंग का क्यूब। वो समथिंग क्या होगा? तो बोले फाइनल, मतलब एरो वाला माइनस टेल वाला। एरो एरो कहाँ पे है? P पे, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर R। वेक्टर R माइनस टेल कहाँ पे है? R1 पे, माइनस R1 उसी का क्यूब। अरे मेरी पब्लिक क्लियर है क्या?
होगा ही, जानता हूँ मैं। Q2, अभी Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए फिर से एरो लग दीजिए भाई, फिर से एरो रख दीजिए। इसकी मतलब फिर से हेड तो यहीं पे होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है वहीं पे हेड आता है, हेड। तो E2 व्हाट, मतलब हाउ विल यू रीड इट, इसको कैसे रीड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज। अभी ये क्या है? सेम टू सेम, एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 चार्ज। बहुत सारी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये थियरी में नहीं पूछेंगे आपको, ये कंटेंट थियरी में नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ ये कंटेंट का हम यूटिलाइजेशन जरूर करेंगे सम्स में। E2, चलिए फटाफट से, E2 क्या होगा कि Q2 मैं जानता हूँ वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 का क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस R2, सेम टू सेम टेक्निक ड्यू टू Q3। भाई लोग क्या होएगा? Q3, तो E3 होएगा कि Q3 अपॉन समथिंग का क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर R3, अरे उसी का क्यूब आएगा रे यहाँ पे। तो सर नेट क्या होएगा? देयरफॉर ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन E1 प्लस E2 प्लस E3। ये जो वैल्यू आई है तीनों को ऐड कर दो, बात खत्म करो रे। इसी तरीके से करना है। अभी आपकी बुक में क्या दिया है, जो चीज़ें कॉमन चल रही है उसको कॉमन में निकाल दिया है और फिर जनरल में लिखने की कोशिश करिए। ऐसा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको यूटिलाइजेशन ज़्यादातर सम्स में ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली ढूंढ लेंगे और फिर सारी की सारी चीज़ों को ऐड कर लेंगे। मैं वही सिखाऊंगा जो हम करने वाले हैं, राइट। और Q3 का भी ढूंढने के लिए सेम टू सेम यहाँ पे एरो डालना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट टॉपिक नंबर 1.8.1। अच्छे से नोट कर लीजिए फटाफट से। तो अब एक्चुअली में आप दो इलस्ट्रेशंस देखने हैं अपने को, इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ जो आपको सब में फ़ायदा कारक रहेगी। और ये काफ़ी हद तक मैं जब जब आपको ऐसा पूछूंगा आपको ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना है। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन क्या है। मतलब मान लीजिए मैं आपको पूछूं, आपको मैंने ऐसा सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैसे ढूंढते थे, तो आपने मतलब ऐसा बोला था मैंने कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर आपको नहीं याद आप फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मेरे को यही सिखाना है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है। यही मैं जब भी आपको पूछूं F इज इक्वल टू, मतलब ऐसा पूछ लूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उसमें चार्ज क्यू रखा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो आपको चिल्ला के बोलना है सर क्यू ई। ये ऊपर चला जाएगा, कितना लगेगा क्यू ई। अब एक और अच्छी वाली बात समझिए, फोर्स है तो डायरेक्शन भी होगी। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसी ही होगी, लेकिन ख्याल रखना है अगर Q पॉजिटिव है ना तो वही डायरेक्शन रहेगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, लेकिन अगर Q नेगेटिव है तो उल्टी हो जाएगी। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है U, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, बाद में उसको समझाऊंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मीन्स से। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े थे ना, वैसे ही है। मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है प्लस Q, जो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे मैं बोलूँ ये Q पे इसकी वजह से कितनी फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे सर F इज इक्वल टू कुछ नहीं सर, सिंपल QE। वो पॉजिटिव है तो प्लस QE। कहाँ पे लगेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो आसान, क्योंकि चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, इसी तरफ। होप सो इट इज वेरी क्लियर। एफ जो लगता है ना इसके ऊपर, इसी तरफ लगेगा। मान लीजिए मैंने नीचे यहाँ पे माइनस Q चार्ज को रखा है यहाँ पे, अब पूछो कि उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो आप कैलकुलेट करोगे F इज इक्वल टू चार्ज। अब चार्ज कितना है माइनस Q इंटू ई, तो ये पढ़ोगे कैसे माइनस QE, तो मतलब डायरेक्शन क्या होगी माइनस ई में होगी। मतलब इसके ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा,
ई की डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट टू ई, मतलब इस तरफ। डन, होप सो इट इज वेरी क्लियर, राइट। ये आप ऐसी चीजें जब मैं बोलूँ ना तो आपको मार्जिन में लिखनी चाहिए, राइट। मार्जिन में ये छोटे छोटे टेक्निक्स याद रखनी चाहिए, फटाफट से नोट इट आउट। ओके, तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा ना वो उसको हम अप्लाई करना सीखेंगे, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 1.8 में 8वां इलस्ट्रेशन है। डेटा क्या है उसका, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन है जो 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से गिर रहा है, कहाँ पे, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या समझना है आपको, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट रहती है, ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है आपको, देखो कितनी वैल्यू है उसमें, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मतलब ये दोनों डेटा पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ देखो आप, ये हियर अपने पास कौन कौन सी चीज़ें मालूम है, डिस्टेंस डी इज गिवन टू यू, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। अभी 1.5 सेंटीमीटर को कैसे हम करेंगे, 1.5 × 10⁻² मीटर समझ लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हाँ अब देखिए, हाँ उसने बोला है कि फिगर ए देख सकते हो आप, कि फिगर ए, ये फिगर ए में दिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, राइट। पॉजिटिव चार्जेस नीचे है, नेगेटिव चार्जेस ऊपर है। पॉजिटिव से हर वक्त दूर जाती है और नेगेटिव के भीतर आती है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जताई है आपको। और उसमें इलेक्ट्रॉन गिराया गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको फ्री फॉल कराया है। आपके पास ये डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस जो है ना 1.5 सेंटीमीटर है। क्लैरिटी होनी चाहिए, 2 प्लेट्स मान लीजिए आप, ये 2 प्लेट्स है, 2 प्लेट्स के बीच में इतना डिस्टेंस है और वहाँ से गिर रहा है, यहाँ से नहीं गिर रहा है, वो ऊपर से ही गिर रहा है, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए उसमें ऐसा दिखाया। और क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स, फिर रिवर्स कर देता है उसको, फिर ए में जो रखी थी ना उससे एग्जैक्टली उल्टा कर देता है। मतलब प्लस प्लस वाला नीचे था तो प्लस प्लस वाला ऊपर चले जाएंगे और नेगेटिव वाला नीचे आ जाएंगे, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, उसका मैग्नीट्यूड को हम छूते नहीं है। अच्छा, मैग्नीट्यूड इज अनचेंज। एंड अब क्या करेंगे उसमें, अ प्रोटॉन फॉल्स, फ्री फॉल ही है, इलेक्ट्रॉन भी फ्री फॉल कर रहा था, ये भी फ्री फॉल कर रहा है, थ्रू दिस सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम ही है एज शोन इन फिगर बी, राइट। तो आपको क्या पूछा है, कंप्यूट द टाइम ढूंढना है, टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। दोनों केसों में आपको ढूंढना है कि इसको नीचे आने में और इसको नीचे आने में कितनी देर लगेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन, कितनी देर लगेगी। और अंत में ऐसा पूछा है, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन, मतलब ये सिचुएशन को कंपेयर करिए किसके साथ, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के साथ। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, G = 9.8, उसके साथ कंपेयर करना है अपने को। चलिए देख लेते हैं क्या है उसमें, तो बहुत ईजी है ये सब, डायरेक्ट डेटा से हम उसको ग्रास्प कर सकते हैं। अगर टाइम ढूंढना हो ना तो आपको लॉजिक की क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखते जाना आप। एक तो टाइम पूछा है और फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल और टाइम मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्री फॉल है ना तो इक्वेशन ऑफ मोशन लागू कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए। अभी एक्सेलरेशन मालूम नहीं है, तो एक्सेलरेशन लाने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, कुछ नहीं, सिंपल फंडा है, फोर्स ढूंढ के लाइए। चलिए पहले टाइटल लगा देते हैं हम लोग, फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या होएगा, वी नो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, भाई चार्ज है, चार्ज पे कितना फोर्स लगता है अभी अभी सिखाया आपको, F = QE के तहत, F = Q कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है नेगेटिव, -E × E, ये वेक्टर फॉर्म में ही बोला मैंने, राइट। तो मैग्नीट्यूड वाइज कितना होएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स = E × E, आसान। अच्छा अब आप समझिए, न्यूटन के दूसरे लॉ के तहत, बट हमने काम एक्सेलरेशन ढूंढना है ना, तो ये F को क्या लिख सकते हैं, F = m, why, according to सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के दूसरे लॉ के तहत। अच्छा ये भी फोर्स ये भी फोर्स, तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना हम लोग, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर ma और ये इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं सीधे सीधे,
तो एम ए इज इक्वल टू ई इंटू ई, तो एक्सेलरेशन तो ढूंढना था, तो ए को सब्जेक्ट करिए, ए कितना आएगा, ई कैपिटल ई अपॉन एम, सिंपल। अच्छा, ये सारी बातें किसकी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की हो रही थी, तो अब बेहतर है आप सफिक्स में हर जगह इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेरी क्लियर। अच्छा, एक और चीज, इसकी वैल्यू ढूंढ लीजिए आप, इसकी वैल्यू कितनी होगी, AEE is equal to how much? Put the value. E is what? 1.6 into 10 raised to minus 19. Capital E लिखा है मैंने 2 into 10 raised to 4. 2 into 10 raised to 4. Divided by mass of acceleration is mass of electron, sorry. Mass of electron कितना होता है? Normally आपको डेटा में दिया हुआ था, लेकिन अगर दिया नहीं है तो आप रट्टा मार सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा 12th स्टैंडर्ड में आपको ये मालूम पड़ जाएगा, याद रह जाएगा, मतलब 9.1 into 10 raised to minus 31 is the simple mass of electron। बहुत हल्का होता है भाई। हाँ, तो इसको सॉर्ट आउट करिए आप फटाफट से, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिल जाएगा आपको फटाफट से, अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ तो देखिए क्या मिलेगा मेरे को, 1.6 into 2, 3.2 divided by 9.1, that will give me the answer as 0.351। 0.351 अपने को आंसर मिल रहा है मेरे को, ये 0.351 इंटू 10 का पावर चेक कर लेता हूँ मैं फटाफट से। 10 का पावर कितना होएगा, -19 प्लस 4 और प्लस 31, ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 16 पावर हो जाएगा इसका। देख लीजिए गलती नहीं हो मेरी, ये 19, ये 4 -19 प्लस 4 प्लस 31, इट्स प्लस 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई ये एक्सेलरेशन है किसका, इलेक्ट्रॉन का। बोल दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। सीधा सवाल, क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, देखिए कांस्टेंट तो है। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं आ रही जिसके तहत ये चेंज होएगा, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट यू कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों इक्वेशन ऑफ मोशन की सोची मैंने, क्योंकि अपने को टाइम ढूंढना है, टाइम एंड एक्सेलरेशन, सो वी कैन थिंक ऑफ थ्री इक्वेशंस, राइट। कैसे 3 इक्वेशंस को हम सोच सकते, देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, बहुत सारी इक्वेशंस है ना इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कौन कौन से, v इज इक्वल टू v0 प्लस at, और फिर d इज इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर, तीसरा 2ad, या तो फिर नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट है तो s बोलते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। लेकिन मैं तीसरा तो यूज करने वाला ही नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को टाइम ढूंढना है, टाइम तो इन दोनों इक्वेशन में आता है। अभी इन दिनों में से यूज कौन सा करना है आपको डिसाइड करना है, आसान है। देखिए स्क्रीन पॉज कर लीजिए, आप सोचना कि क्या आएगा। अच्छा आप समझिए, ये पहला वाला यूज नहीं कर सकते हम लोग, सिंपल है, अपने पास v0 है, फ्री फॉल है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब ये है, एक्सेलरेशन भी है, तो टाइम मिल जाएगा अपने को। लेकिन ये भी नहीं है ना, एक ही इक्वेशन में 2 अननोन कैसे हो सकते हैं? मतलब अगर आपने ऐसा सोचा है कि फर्स्ट इक्वेशन सही है तो आप गलत हो, राइट। द राइट आंसर इज सेकेंड वन, सो ये यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो सीधे सीधा d इज इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर इसमें, बट v0 की वैल्यू क्या है भाई, 0, क्यों? बिकॉज इट इज द केस ऑफ फ्री फॉल। अच्छा, तो ये आंसर अपने को क्या मिलेगा, देख लो फटाफट से, d इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ मैं, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा अपने को, t का स्क्वायर क्या मिलेगा, 2d अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सिर्फ e का क्या वैल्यू मिलेगी, 2d अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट्स चेक इट आउट, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स d इज व्हाट, d मैंने पहले ही बोल दिया था, वो 1.5 सेंटीमीटर है। अगर 1.5 सेंटीमीटर तो 1.5 इंटू 10⁻² मीटर में होना चाहिए ना, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हैव कैलकुलेटेड दिस, दैट्स व्हाट 0.351,
0.351 इंटू 10⁻16, 16 आ रहा है अभी अपने पास। अब देख लीजिए फटाफट से क्या क्या निकल के आ रहा है, राइट। आपके पास भी कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर में क्रॉस चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ फटाफट से। 2 इंटू 1.5 will give me 3 divided by 0.351. What will be the answer? They are suggesting, मतलब they are giving the answer as, हालांकि राइट आंसर है वो 8.547 इंटू ये 16 ऊपर चला जाएगा तो 18 बन जाएगा। पहली बात, जब जब आप कैलकुलेशन करिए, मतलब कैलकुलेशन करें तो स्क्वायर रूट आए तो आपको अच्छे से याद होगा कि कैसे डील करते हैं हम लोग। ये 18, मतलब जो भी वैल्यू हो वो इवन में आनी चाहिए। तो क्योंकि ये 18 है तो 18 के तहत स्क्वायर रूट निकलेगा तो कितना बन जाएगा वो 10⁻9 बन जाएगा। और 8 पॉइंट जो अपने पास वैल्यू है अभी उसका आंसर क्या आएगा फटाफट से देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 8.5470 तो उसका आंसर आएगा 2.92। तो करीब करीब मैं इसको ऐसा मान लेता हूँ कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज व्हाट 3 इंटू 10⁻9 सेकेंड। 3 इंटू 10⁻9 सेकेंड टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। हालांकि मैं सोच, मतलब मेरे हिसाब से ये गलत आंसर है, कोई गलती करी है मैंने। 2D डिस्टेंस एक्सेलरेशन तो सही था ना। हाँ तो ये, अरे हाँ सॉरी, एक छोटी मिस्टेक कर दी मैंने। ये 16 ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, -18 -9। तभी मैं सोच रही ये इतना सारा टाइम तो नहीं लेगा, सॉरी मिस्टेक। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज व्हाट 3 इंटू 10⁻9 सेकेंड। हाँ देख लेना, ऐसी गलती जल्दबाजी में हो जाती है नॉर्मली, आपको वैसी गलती नहीं करनी है। अच्छा अब क्या, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन तो हमने ढूंढ लिया, तो अब किसकी बारी, फॉर प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की बारी है भाई, प्रोटॉन की चर्चा करेंगे सेम टू सेम, राइट। मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इक्वेशन बना दूंगा, इन दी सेम मैनर लिख दूंगा, इन दी सेम मैनर। अरे चीजें तो वही रहेगी ना। फॉर प्रोटॉन we will get acceleration due to proton, सॉरी acceleration of proton। अपने को acceleration of proton क्या मिलेगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, acceleration of electron क्या मिला था, E अपॉन me। तो ये E तो वही रहेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, सिर्फ E कैपिटल E अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। देखिए वैल्यू फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए। वैल्यू क्या आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻4 है, होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अगर नहीं याद आपको तो याद कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि बार बार ये वैल्यू आती जाएगी। तो अपना आंसर क्या रहेगा, देखो 1.6 इंटू 2, या अगर 3.2 डिवाइड बाय 1.67 विल गिव यू द आंसर एज 1.916 और ओवरऑल आंसर अगर चेक करेंगे अगर हम तो -19 प्लस 4 प्लस 27, so it will be eventually giving us the value as 12, right? This is the acceleration of proton. फिर से एक बार -19 प्लस 4 will give us -15 plus 27, yeah it's correct, this many meter per second square। by acceleration है तो meter per second square, again it is constant, so we can utilize the concept of equation of motion। तो equation of motion के तहत सीधा सीधा बोल सकते हैं हम लोग, देख लो कि कैसे। therefore by equation of motion, right, कौन सा इक्वेशन, दूसरा वाला, d इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसमें भी थोड़ा थोड़ा अच्छा वाला बोल देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, राइट, इट इज आल्सो टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, बट v0 इज 0 ना, बट v0 इज इक्वल टू 0। तो अपने को क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू 1/2 ap इंटू टी का होल स्क्वायर। तो टी को सब्जेक्ट करना है अपने को, तो टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2d अपॉन ap। तो therefore time taken by proton is equal to under root of 2d upon ap, so you'll get what
2 इंटू डी, डी कितना है भाई 1.5 सेंटीमीटर था ना, तो 1.5 इंटू 10⁻², मोल डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज 1.916 इंटू 10⁻12। देख लीजिए आंसर क्या मिलेगा आपको। अगेन यू विल गेट द आंसर लाइक दिस वे, 2 इंटू 1.5, अगेन इट इज 3 डिवाइडेड बाई 1.916, तो यू विल गेट द आंसर एज अंडर रूट ऑफ 1.55657 इंटू 10⁻, अभी ये ऊपर जाएगा तो -14 हो जाएगा, और 10⁻14 का स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो 10⁻7 मिल जाएगा, और 1.567 उसका स्क्वायर रूट निकालना है अपने को, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.5657 विल गिव यू एज 1.251, ये इतने सेकेंड्स लेगा। कौन? टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। अभी देख लेना अपने पास टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन कितना था, 3 इंटू 10⁻9, और ये 10⁻7। हम क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज लेस देन टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रोटॉन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन बहुत कम मास का होता है ना, इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 लाइटर देन प्रोटॉन, इसलिए उसका टाइम भी क्या होता है, कम होता है, राइट। और एक चीज़ अपने को करनी है, लेकिन पहले आप इतना फटाफट से कर लीजिए। अच्छा, आप एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे हमने ये तो ढूंढ लिया कि इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेता है नीचे आने के लिए, और प्रोटॉन कितना लेता है, वो भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉन जल्दी नीचे आ जाएगा, क्योंकि रीज़न भी मैंने बता दिया, क्योंकि इट इज़ वेरी लाइट वेट, मतलब इट इज सॉरी वेरी लाइट मास, सो इट इज कमिंग फास्टर देन प्रोटॉन। अभी उन लोगों ने एक आखिरी में लाइन पूछी थी अपने को कि कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन दैट ऑफ फ्री फॉल। अभी इसका सॉल्यूशन मैंने पहले से बता दिया आपको, मतलब पहले से ही ऐसा सेट करा था सम जिसके तहत हम डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, मैं बोलूँ ये वैल्यू का भूल जाइए आप, कितना आ रहा है 10⁻16 पावर में, 10⁻16 मतलब बहुत बड़ी है, बहुत छोटी, बहुत 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 बड़ी होती है भाई, एज कम्पेयर टू व्हाट, ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, सिर्फ 9.8, दैट इज 10 के कंपैरिजन में एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 10 की 16 पावर है, मतलब इट इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन। इनफैक्ट देखिए एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, इसके एक्सेलरेशन देखिए 10⁻12, उसकी 10⁻16, इसकी 10⁻12, सो क्लियरली वन की मतलब वी कैन से वन लाइन, राइट, ड्यू टू विच वी कैन सॉर्ट इट आउट क्लियरली। एक लाइन ही लिखने आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 acceleration of electron is very 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 greater than gravity, which is 9.8 meter per second square, and acceleration of proton is also very 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 greater than g, that is 9.8 meter per second square. So herein the effect of, किसकी इफेक्ट है ये, ग्रेविटी, ग्रेविटी को ना गिने तो चलेगा ना, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशन को लाइए मत आप, सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी पावर में एक्सेलरेशन है, तो ये तो कुछ नहीं होगा ना उसके सामने। सो हियर इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, हियर इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी निग्लेक्टेड, ये निग्लेक्ट कर सकते हैं हम उसको, ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ये आखिरी लाइन लिखने हैं आपको, और ये लिखने से आपका सम खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 8।
ये इलस्ट्रेशन मार्च 2020 में पूछ लिया गया है। ये मत समझना कि बार नहीं पूछेंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको इवन एमसीक्यू सॉल्व करने में भी काम लग सकते हैं, राइट। होप सो यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर सम। अगर नहीं मालूम पड़ा तो फिर से थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए। ये पॉसिबल है कि मैंने थोड़ा अंदर से अलग करा है या तो मतलब थोड़ा डिटेल में भी करा है, लेकिन इट्स जस्ट फॉर इजी एक्सप्लेनेशन, राइट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 की वजह से, जो ये वीडियो का आखिरी पोर्शन होगा। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 1.9 देखिए उसका डेटा क्या है। इसके अंदर ये लिखा है कि 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है अपने पास, Q1 एंड Q2। Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड है +10⁻⁻8 कूलम एंड Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है -10⁻⁻8 कूलम रिस्पेक्टिवली बोला है ना। प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 0.1 मीटर अपार्ट की दूरी है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट ए बी एंड सी एज शोन इन फिगर। मतलब ये फिगर दी है आपको, ये प्लस चार्ज प्लस मतलब क्यू, Q1 की वैल्यू थी ना अपने पास, Q1 की वैल्यू कितनी है 10⁻8 कूलम है इसलिए, और Q2 की वैल्यू क्या है -10⁻⁻8 कूलम, हालांकि ये माइनस है। अच्छा, और 3 पॉइंट्स मेजर आपको फोकस करना है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ये तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी वो ढूंढनी है अपने को। अच्छा, तो समझ लीजिए क्या करेंगे हम। ओके, तो मेजर क्या है आपको देखना, क्या है इसमें ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट देखना है। और मैं इसको कैसे कराऊंगा, तो इनको बहुत बेसिक टेक्निक से कराऊंगा। क्या याद रखना था अपने को एक बेसिक चीज़ याद रखनी थी, मतलब याद आनी चाहिए। कौन सी? प्लस इलेक्ट्रिक मतलब प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है? उससे दूर जाती है, और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आती है। बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? KQ/R²। ये सिंपल फंडा याद रखना है, ये आसानी से सॉल्व कर देंगे हम लोग। 2 चीज़ें चाहिएगी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है और कितनी होती है, KQ/R², और दूसरा वेक्टर एडिशन आना चाहिए। वेक्टर एडिशन स्टैंडर्ड 11 का पोर्शन था, देख लेना, धीरे धीरे देख लेंगे तो आइडिया आ जाएगा आपको। कुछ वैसे है नहीं, तो पहले स्टार्ट करते हैं। उन लोगों ने बोला है पॉइंट ए से, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट। तो कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है? चार्ज की वजह से होती है। तो मतलब आपको याद क्या रखना है, KQ/R²। बाकी सब हम कर लेंगे। देखिए प्लस चार्ज, देखिए ये बेसिक फंडा है, आपको समझना पड़ेगा, राइट। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। प्लस चार्ज की ए पे दूरी कितनी है? कितनी दूरी है प्लस चार्ज और ए के बीच में? 0.05 मीटर। तो मतलब हम क्या लिख देंगे इसको, ऐसे लिखेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 एट ए, बोलेंगे क्या हम उसको? E1A का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 एट ए, राइट। ऐसा बोल दिया, हालांकि मैंने ये भी बोला था आपको कि ये E1 ही लिखना चाहिए, ऐसे ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलेगा, इट्स बेटर। हाँ चलिए, चलो ए लिखते ही नहीं हम लोग। ओके, तो E1 कितना होगा? सिंपल सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें करेंगे हम इसको। Q मतलब Q1/R²। KQ/R²। अभी K की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹। अरे देखते जाना मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की फोकस कर रहा हूँ, राइट। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ उसको। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 एट ए, राइट। नाउ इट विल बी बेटर फॉर यू। E1 कितना होगा? KQ1/R²। तो ये ए की K की वैल्यू रख दी। Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 की वैल्यू 10⁻⁸ कूलम है भाई। अच्छा, और नीचे R मतलब ये दोनों के बीच में दूरी कितनी है? वो है 0.05 का होल स्क्वायर लेना है अपने को। अच्छा, ऊपर तो बातें एकदम क्लियर चल रही है, सिर्फ उसको शॉर्ट आउट करना है अपने को, राइट। उसकी वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करेंगे? कैलकुलेटर यूज़ करेंगे फटाफट से।
9 डिवाइडेड बाय 0.05 हालांकि 2 बार करना है 0.05 divided by 0.05, so it will giving you मतलब it will be giving you 3600 3600 3600 is the answer of this, and the entire solving portion will give you 9 minus 8 will give you 1. तो थोड़ा बेहतर लिखने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, देखिए कितने जीरो है 1 2 3, तो 10⁻³ तो हाई, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 3.6 लिखना अच्छा है, तो 3.6 लिखना हो अगर तो 1 2 3 और 4 जीरो एडअप हो जाएंगे तो 10⁻⁴. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम. तो ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड मिली किसकी वजह से, अरे किसकी वजह से, Q1 की वजह से, राइट. अभी एक चीज़ लिखनी बाकी है लेकिन फिर मैं बाद में लिखूंगा उसको, अभी उसकी टेंशन मत लियो. चलिए, और मैग्नेटिक फील्ड अभी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से ए पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अरे देख लीजिए Q2 चार्ज है, Q2 का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है 10⁻⁻, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ मैं सिर्फ 10⁻⁸ कूलम मैग्नीट्यूड. ऑफिशियली इसकी वैल्यू -10⁻⁸ है, लेकिन जब मैग्नीट्यूड पे डील करेंगे मैग्नीट्यूड इट्स जस्ट 10⁻⁸. अगेन सेम टू सेम ही आएगा ना, इसके जैसा ही आएगा शायद. अरे क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज डिस्टेंस सेम है ए पॉइंट से, डायरेक्टली लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम. अरे अच्छे से फोकस करिए मैंने क्या लिखा है, इन दोनों में, हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. तो आप पूछोगे सर ये एक प्लस है दूसरा माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ फर्क पड़ता है, डायरेक्शन में फर्क पड़ता है. देख लेते हैं हम लोग कि क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज होगा अगर पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है. देख लेना आप, ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ढूंढनी है, ए पे. देखिएगा शांति से, ये कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट पे उससे दूर जाती है, किससे, पॉइंट से नहीं, वो चार्ज से दूर जाती है. मतलब या तो फिर यूं अंदर आएगी या तो फिर दूर जाएगी, मतलब ये इस तरफ जाएगी. तो कहाँ पे जाएगी, ऑब्वियसली इस तरफ जाएगी. मालूम पड़ रहा है क्यों, वो मैंने समझा दिया. पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर ही जाती है. अब नेगेटिव की बात करो रे, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आती है, तो ए पॉइंट पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन सेम डायरेक्शन भाई. अरे E1 E2 सेम डायरेक्शन, बोथ आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट. तो मैं क्या लिखूंगा इसको थोड़ा और बेहतर, E1 तो है लेकिन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट. या तो फिर बोल सकते हैं दैट इज इन विच डायरेक्शन, कोई पॉइंट का नाम दे दीजिए आप, मतलब मान लीजिए इसको मैंने दे दिया M नाम दे दिया, इसका N नाम दे दिया, राइट. सो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स M in direction, that is in direction from M to N, और E2 भी वही डायरेक्शन में है, राइट साइड, राइट, टुवर्ड्स राइट. वेरी सिंपल है, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन. अब देख ले दोनों राइट में है, मतलब अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो टोटल क्या होगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी, सिंपल भाई लोग, इन दोनों का एडिशन E1 प्लस E2, राइट. E1 कितना है 3.6, दोनों 3.6 है तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, राइट. सिंपल आंसर, कोई घपला नहीं चाहिए. डायरेक्शन पूछ ले तो डायरेक्शन पे लिख लेंगे, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, एज सिंपल एज दैट. अब सबसे क्रिटिकल पोर्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी. क्यों क्रिटिकल है आपको मालूम पड़ जाएगा थोड़े समय के बाद, हालांकि कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू Q1, पहले आप Q1 की वजह से ढूंढ लेंगे. क्या होएगा भाई, वो E1 बोलते हैं हम जिसको, K देख लीजिए, K Q1 अपॉन R². अब देखना शांति से, यहाँ पे देखना, C वाला पॉइंट यहाँ पे है,
प्लस मतलब Q1 का डिस्टेंस कितना है 0.1 और Q2 का भी डिस्टेंस कितना है 0.1, मतलब डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो सिंपल बात है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी। तो एक ही ढूंढ लेंगे, दूसरी डायरेक्ट बोल देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन R स्क्वायर, इधर 9 × 10⁹। अभी Q1 की वैल्यू क्या है 10⁻8 है और R की वैल्यू क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना चल रहा है 0.1 का होल स्क्वायर चल रहा है। सीधी सीधी बात है भाई। तो ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁻1 है और ये 0.1 सिंपल समझ सकते हैं आप लोग, 1 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 10⁻2, ये बन जाएगा 9 × 10⁻3, एज सिंपल एज दैट। मालूम पड़ गया होगा शायद मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मैंने कैसे कर दिया डायरेक्टली, ये 10 का पावर ही है ना, तो आपको ये सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। ये मैंने कैसे सॉर्ट आउट कर दिया, ये इसको मैंने क्या समझा 1 डिवाइड बाई 10 समझ लिया। 1 डिवाइड बाई 10 समझ लेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 100 चला जाएगा ऊपर। अगर 100 ऊपर चला जाएगा तो एक तो 10 था ही और 100 आएगा तो 1000 हो गया। तो न्यूटन पर कूलम E1 सही है ना। तो E1 की वैल्यू आ गई अपने पास। हाँ, डायरेक्शन की बातें करनी है भाई, अच्छे से डायरेक्शन की बातें करेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट इट। सिमिलरली वी कैन से दैट सिमिलरली E2 की वैल्यू क्या आएगी भाई, Q2 अपॉन R स्क्वायर विल गिव यू सेम आंसर 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये भी सेम ही आंसर देगा अपने को। अच्छा भाई, तो इसका डायरेक्शन और उसका डायरेक्शन देखनी है। चलिए तो फोकस करना डायरेक्ट पे। प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाती है, उससे दूर, मतलब C पॉइंट पे उससे दूर जाएगी, मतलब यूं जाएगी भाई। और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे नजदीक आती है, देख लीजिए, मतलब उसके तरफ आएगी। शांति से समझना, ये E1 है और ये E2 है। मैं बोलूँ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि आपको काम लगेगा। देख लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल चल रहा है 0.1 0.1 0.1, तो हर एक एंगल 60 होगा, तो हर 120 होएगा, राइट 120, ये एंगल 120 होएगा। मैंने आपको समझा दिया कैसे 120 होएगा वो। अब देखिए ये E1 की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻3, E2 की वैल्यू भी सेम है। दोनों वैल्यू सेम हो ना अगर, तो वो भी लॉजिक आना चाहिए। तो इन दोनों का नेट कितना आता है वो कैसे ढूंढे, अरे सिंपल है भाई। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे सॉरी मैं डायरेक्शन लिखना भूल गया। E1 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम था ना। E1 मतलब यहाँ इसकी वजह से, तो वो दूर जा रही थी, मतलब M से C की तरफ, राइट। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम M to C डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी। और ये हमारी C से N आ रही है, डायरेक्टेड फ्रॉम C to N, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए क्या करेंगे इसको। हाँ, अब नेट ढूंढना है, राइट। नेट ढूंढने के लिए टेक्निक क्या है, वेक्टर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कुछ है नहीं भाई। इन दोनों का रिजल्टेंट बहुत आसान बातें होती है इसमें। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C विल बी, राइट, EC इज इक्वल टू, याद होना चाहिए वो रिजल्टेंट की फॉर्मूला, P² + Q² + 2PQ cos थीटा, याद है ना। अगर दो वेक्टर है अपने पास, एक वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर Q है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो नेट कैसे ढूंढेंगे, सिंपल, P² + Q² + 2PQ cos थीटा, मतलब एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, मतलब E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस E2 का प्लस 2E1 E2 cos, दोनों के बीच में एंगल 120, राइट। बहुत बढ़िया। अब E1 E2 E1² E2², ये E1² की फॉर्मूला, मतलब E1² की वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁻3, 9 × 10⁻3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी वही है, हालांकि डायरेक्टली कॉमन निकाल सकते हैं मैं हम लोग, तो बेहतर है मैं इसको सॉर्ट आउट कर दें पहले। मतलब मान लो मैं हर एक चीज़ को क्या बोलता हूँ, ई बोल देता हूँ, मतलब देख लीजिए से ई, इसको भी हम क्या बोल देंगे से ई। तो ये E² हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा,
और साइन सॉरी कॉस 120 क्या होता है, कॉस 90 प्लस 90 प्लस थीटा होता है ना, 90 प्लस मतलब ऑल एस दूसरे क्वाड्रेंट में, अरे इसको आना चाहिए ना कन्वर्ट करना। कॉस 120 को हम कैसे कर सकते हैं, बायोलॉजी वालों के लिए बोल देता हूँ मैं, 90 प्लस 30 बोलते हैं इसको, कॉस 90 प्लस 30। अब 90 डिग्री आया तो मतलब फंक्शन गेट्स चेंज, तो इसने बोल दिया कि भाई फंक्शन को चेंज करो। और 90 प्लस क्वाड्रेंट मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में गिवन फंक्शन कॉस कहता होता है नेगेटिव, मतलब ये पूरा आंसर नेगेटिव आएगा। ये आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। पहली बात कॉस की वजह से 90 कॉस 90 की वजह से फंक्शन चेंज हो जाएगा और ये मिल जाएगा 30। तो ये शॉर्ट आउट करेंगे अगर हम, तो ये माइनस आ जाएगा आगे, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू साइन 30 इज 1/2 कैंसल आउट, 2 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज ई, और ई की वैल्यू क्या थी, किसी में भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या थी वो, 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको डायरेक्टली बोल दूं मैं इसकी डायरेक्शन क्या होएगी, डायरेक्शन डायरेक्टली बोल सकते हैं ना हम लोग। देखिए अगर दोनों वैल्यू सेम हो, हर वक्त याद रखना है आपको, 11th का बेसिक है, फिर भी बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए दोनों वेक्टर सेम है तो उसका रिजल्ट एग्जैक्ट सेंटर में आता है। अगर कोई भी एंगल हो, वी डोंट केयर अबाउट द एंगल, इफ द वैल्यूज आर सेम डेफिनेटली इट विल बी कमिंग इन द सेंटर। इवन इंटू सेम है तो इसका नेट भी कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। तो दिस इज EC, राइट। तो EC की वैल्यू भी अपने को मिल गई है, तो इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइट, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइट। ये सारी बात ही थी इलस्ट्रेशन नंबर 9 के बारे में। ये भी फटाफट से नोट कर लीजिए, इट इज थर्ड पोर्शन ऑफ द सम का तीसरा पोर्शन है ये। तो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक इसको बहुत डिटेल में देख लेना, समझ लेना और नोट डाउन भी कर लेना। सी यू नेक्स्ट टाइम।